हेलो बच्चों, होप आप लोग अच्छे होंगे अपने घरों में और जम के पढ़ रहे होंगे, है ना। हाँ, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं कार्बन फैमिली एंड दिस इज पार्ट ऑफ 11th क्लास सिलेबस। और कार्बन फैमिली बोरॉन फैमिली के बाद आती है, ठीक है ना। 14 ग्रुप है ना। और इसमें से कुछ कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये टॉपिक पढ़ना, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे कार्बन फैमिली या कार्बन के परिवार के बारे में आज हम बात करेंगे कि कार्बन फैमिली के बारे में बात करेंगे, कार्बन के परिवार के बारे में बात करेंगे कि कार्बन परिवार में क्या क्या होता है ना। कार्बन के परिवार के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे इसमें बिहेवियर आता है, ठीक है। अब जब हम कार्बन फैमिली की बात करते हैं तो पहले जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, है ना, वो जानना बहुत जरूरी है। जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो कार्बन फैमिली में एलिमेंट्स आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये आपके पास एलिमेंट्स है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से क्या क्या एलिमेंट्स हैं, जरूरी है आपको पता करना, ठीक है। तो एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बेसिक चीज, कार्बन फैमिली में पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस परिवार में कौन कौन है, तो उस परिवार में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन है, ठीक है। अब जब हम बात करें कार्बन की, बात करते हैं, कार्बन इज अ नॉन मेटल, इट इज अ नॉन मेटल, है ना। कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो कार्बन की बात हमने करी। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं एसआई और जर्मेनियम की, तो दीज आर मेटलॉइड्स। ये क्या है? मेटलॉइड्स है, ठीक है ना। बीच वाले दो क्या हो जाएंगे? मेटलॉइड्स। तो पहला वाला नॉन मेटल है, बीच वाले दो मेटलॉइड्स है, और आखिरी के दो क्या है? मेटल्स है। आखिरी के दो क्या है? मेटल्स है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आखिरी के दो मेटल्स हैं और बीच वाले दो क्या क्या है? मेटलॉइड्स। और फिर पहला वाला क्या है? नॉन मेटल। तो कार्बन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। उसके सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मेटलॉइड्स, टिन एंड लेड इज मेटल, ठीक है। ये मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल, ठीक है। ये आपके पास क्लासिफिकेशन। अब ये तो हो गया हमारी इसके बारे में बात करना। अब पहली चीज हम इसके बारे में पढ़ते हैं वो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी? जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आपका कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP2, है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल। अब N क्या रिप्रेजेंट करता है? जिस भी पीरियड में, फॉर एग्जांपल दिस कम्स इन सेकंड पीरियड तो आप 2s2 2p2 लगा दीजिए, दिस कम्स इन थर्ड पीरियड तो 3s2 3p2 लगा दीजिए, दिस कम्स इन फोर्थ पीरियड तो 4s2 4p2 लगा दीजिए। जिस भी पीरियड में ये एलिमेंट आ रहा है उसके आगे आप N की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी मिल जाएगी। तो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस ग्रुप, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड से बात करेंगे हम एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज की बात करेंगे हम इसमें। एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है? तो डाउन द ग्रुप आपको पता है कि जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, और जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो ऑटोमेटिकली साइज भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज इंक्रीजेस, साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे साइज करता है इंक्रीज। बट इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम टिन से लेड पे जाते हैं तो साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन टिन से लेड में जाने पे साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। ज्यादा डिफरेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि लेड में होता है 4f ऑर्बिटल्स, 4f है ना। इसमें क्या है? 4f के ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। या 4f है। और जब 4f की बात करते हैं जब हम 4f की बात करते हैं, इसमें क्या है? 4f है। और जब हम 4f की बात करते हैं तो हमें पता है कि 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं? 4f में भरे जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 4f में भरे जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, और इन 14 इलेक्ट्रॉन्स के रिलेटेड हम 14 प्रोटॉन्स किसे भरते हैं? न्यूक्लियस में। अब ये जो 14 इलेक्ट्रॉन्स हमने भरे, इनकी जो शील्डिंग है वो बहुत पुअर है। इनकी शील्डिंग कैसी है? पुअर। और अगर शील्डिंग पुअर है तो ये रिपल्शन नहीं करेंगे। अब बेसिकली आपको दो फंडे समझने पड़ेंगे, शील्डिंग और जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव क्या करता है? साइज को श्रिंक करता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, व्हिच मींस जेड इफेक्टिव। तो अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो साइज क्या करेगा? श्रिंक करेगा।
और ये क्या शील्डिंग क्या करता है, शील्डिंग साइज को बढ़ाता है कि वो क्या करता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, मान लीजिए आपके पास ये इनर इलेक्ट्रॉन है रेड वाला पेन और ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, तो इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं, इसकी वजह से साइज क्या करता है, इंक्रीज। तो दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स वो जो साइज को श्रिंक करने की कोशिश करी और एक फोर्स वो जो साइज को बड़ा करने की कोशिश करी है। अब यहां पर क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स आए किसमें, 4f में, तो इनकी शील्डिंग पुअर होती है। पुअर क्यों होती है, बिकॉज 4f इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्यूज्ड। 4f क्या होता है, डिफ्यूज होता है काफी ज्यादा, है ना, बहुत ही कम इसकी पेनिट्रेशन पावर होती है, बहुत ही डिफ्यूज होता है, ठीक है ना, बहुत ही पेनिट्रेशन पावर बहुत ही ज्यादा इसकी कम है, ठीक है। तो बिकॉज इट इज डिफ्यूज, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें कम है, इस वजह से इसकी शील्डिंग क्या है, पुअर है। और अगर शील्डिंग पुअर है तो जेड इफेक्टिव तो पूरा 14 प्रोटॉन्स के बराबर लग रहा है, लेकिन शील्डिंग 14 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं लग रही, इस वजह से साइज में क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो साइज इंक्रीज तो करेगा, लेकिन Sn से Pb जाने पे, Sn से Pb जाने पे साइज में जो इंक्रीज है वो ओवरऑल इंक्रीज से बहुत कम होगा। तो यहां पर मिनिमलिस्टिक इंक्रीज होगा, ठीक है ना, यहां पर क्या होगा, मिनिमलिस्टिक इंक्रीज, ठीक है ना, यहां पर होगा मिनिमलिस्टिक इंक्रीज। तो इसका चीज का ध्यान रखना है, क्यों हो रहा है वो मिनिमलिस्टिक इंक्रीज, 4f की वजह से वो मिनिमलिस्टिक इंक्रीज हो रहा है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड, फर्स्ट हमने करा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड हमने करा एटॉमिक, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। थर्ड आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ये बात समझिए। आयनाइजेशन एनर्जी जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, आयनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी जब आप आइसोलेटेड गैसेस एटम लेते हैं और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। आइसोलेटेड गैसेस एटम लिया और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, उसमें जो एनर्जी लगी उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं हम, आयनाइजेशन एनर्जी। अब अगर साइज बढ़ता जाएगा, मतलब कंसीडर कीजिए आपके पास दो साइज है, पहला साइज आपके पास ये है, न्यूक्लियस यहां और इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा साइज आपके पास ये है, न्यूक्लियस यहां और इलेक्ट्रॉन यहां। अब जिसका साइज दूर है उसमें आपको अट्रैक्ट करने की पावर क्या होगी, कम, मतलब ये बहुत दूर है तो इसके अट्रैक्ट करने की पावर क्या है, कम, मतलब अट्रैक्ट उतना ही कर रहा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ने की वजह से वो उतने आसानी से पुल नहीं कर पा रहा, लेकिन इसका डिस्टेंस क्या है, कम है, तो ये अट्रैक्शन पावर क्या होगी, ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल किसमें से होगा, सेकंड वाले, फर्स्ट वाले में से, सेकंड वाले में से, फर्स्ट वाले में से, क्योंकि अट्रैक्शन पावर क्या लग रही है, ज्यादा लग रही है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है ना। बट फर्स्ट वाले में से, सेकंड वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि वो दूर है, उतनी अट्रैक्शन पावर मैं नहीं लगा पा रहा हूं, है ना। तो यही चीज आपको समझनी पड़ेगी। उसको इस तरह से समझिए कि आपके मम्मी पापा है, उनसे आपका प्यार ज्यादा होता है, और अगर प्यार उनसे ज्यादा है तो उनसे आपको दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं आप जब किसी स्कूल में जाते हो, किसी कॉलेज में आते हो, लोगों को जानते हो, है ना, टीचर्स को जानते हो, अब उनसे भी आपको लगाव है, उनसे भी आपको प्यार है और वो भी आपके अच्छे जानने वालों में से है, लेकिन उनको दूर करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्यों, क्योंकि उनसे अट्रैक्शन पावर क्या है, उनसे अट्रैक्शन पावर कम है, लेकिन अपने घर वालों से अट्रैक्शन या अपने मम्मी पापा से अट्रैक्शन पावर क्या है, ज्यादा है। तो यही चीज यहां पर लगाइए, सिंपल, आप जनरल लाइफ को इसमें लगा सकते हैं कि ये अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, और अगर अट्रैक्शन पावर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रैक्शन पावर कम है, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को समझिएगा कि साइज बढ़ते ही आयनाइजेशन एनर्जी, साइज बढ़ते ही आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, साइज बढ़ते ही आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है कम, ठीक है। तो जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो क्रॉस द पीरियड जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो हम ये बोलेंगे कि आपके पास कार्बन से लेकर एसएन तक आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज डिक्रीज करेगी, है ना। फ्रॉम डाउन द ग्रुप जाने पे, कार्बन से एसएन जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये बात समझ आती है। अब जब हम एसएन से लेड की बात करते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी घट जाती है इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी क्या घट जाती है, इंक्रीज। अब इस बात का आंसर आपको यहीं पर मिलेगा। क्यों मिलेगा, अब ध्यान से समझिए कि इसकी रिपल्शन पावर क्या है, कम है, तो जो न्यूक्लियस का जो जेड इफेक्टिव है ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज मोर। क्यों, क्योंकि ये जो है ये उतना शील्डिंग नहीं दिखा रहा, और अगर शील्डिंग नहीं दिखा रहा तो वो इलेक्ट्रॉन दूर नहीं जा रहा, तो न्यूक्लियस का लास्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा, और अगर न्यूक्लियस का लास्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो उसको निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल। तो एसएन से ज्यादा लेड का हो जाता है, ठीक है ना, एसएन से ज्यादा किसका हो जाता है, लेड का। तो ये बात समझिएगा कि कार्बन से एसएन जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी करती है डिक्रीज, लेकिन एसएन से लेड जाने पे आयनाइजेशन करती है इंक्रीज, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखिए।
ठीक है ना, ये हो गया आपका 3 पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक साइज की बात करी हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करी, उसके बाद हमने बात करी आयनाइजेशन एनर्जी की। अब हम बात करेंगे 4th पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या है? मेल्टिंग पॉइंट में आपको देखना पड़ेगा कि मेल्टिंग पॉइंट में समझिए कार्बन से एसएन जाने पे, कार्बन से एसएन जाने पे मेल्टिंग पॉइंट करता है डिक्रीज। कार्बन से एसएन जाने में मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है? डिक्रीज। और वहीं एसएन से लेड जाने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या रेशियो है? कार्बन से एसएन जाने पे डिक्रीज, एसएन से लेड जाने पे इंक्रीज। ये वही चीज है जो हम आयनाइजेशन एनर्जी के लिए पढ़ते हैं कि कार्बन से एसएन पे डिक्रीज करता है और एसएन से लेड पे क्या करता है? इंक्रीज, है ना। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। 5th बॉइलिंग पॉइंट, है ना। 5th क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का क्या फंडा है? बॉइलिंग पॉइंट का बहुत सिंपल फंडा है बेटा, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंडा नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट का फंडा क्या है कि कार्बन से लेड जाने पे, कार्बन से लेड पे जाने पे या डाउन द ग्रुप जाने पे आप सिंपल सी चीज बोल सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट कर रहा है डिक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है? डिक्रीज। ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस ऑन गोइंग फ्रॉम कार्बन टू लेड। ठीक है ना। तो कार्बन टू लेड जाने पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। इसका सिंपल सा फंडा है बेटा, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है तो उस मॉलिक्यूल को दूर दूर करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। ठीक है, तो बिकॉज कार्बन से लेड जाने पे साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो आपको सिर्फ क्या करना है? बॉन्ड को तोड़ना है। और अगर आप बॉन्ड को तोड़ सकते हो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, फिजिकल पॉइंट्स। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखनी है, एटॉमिक साइज कैसे देखना है, आयनाइजेशन एनर्जी कैसे देखनी है, मेल्टिंग पॉइंट कैसे देखना है, एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको कैसे देखना है ना। ये आपकी बात ये होगी। अब बात करते हैं हम इसकी नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। और ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, तो इस चीज को समझिएगा कि कार्बन की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। ठीक है, कार्बन की +4 है और कार्बन से लेकर एसएन तक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4। ठीक है, कार्बन से लेकर एसएन तक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4 है। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा, कार्बन से लेकर एसएन तक +4 है, लेकिन लेड की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। लेड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। ठीक है, कार्बन से लेकर एसएन तक तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, लेकिन लेड की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा क्यों हुआ? +2 स्टेबल क्यों हुई? जब हम लेड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लेड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, फाइनल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6s2 4f14 5d10 6p2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेड। अब अगर ध्यान से देखें तो इसमें आ गया 6s2 5d10, है ना। 4f14 5d10, 6s2 4f14 5d10 एंड 6p2, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्योंकि ये यहां पर ये चीज आ गई है तो इसकी शील्डिंग हमने क्या बताई थी? शील्डिंग इज पुअर, है ना। शील्डिंग तो हो गई पुअर। ठीक है, और इसकी वजह से जो प्रोटॉन ऐड हुए थे उसकी वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो गया? इंक्रीज। अब जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? ये श्रिंक करेगा और इस पे जेड इफेक्टिव ज्यादा पड़ेगा, है ना। 6s2 इलेक्ट्रॉन्स पे क्या पड़ेगा? जेड इफेक्टिव ज्यादा। अब अगर 6s2 इलेक्ट्रॉन्स पे जेड इफेक्टिव ज्यादा पड़ेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप नहीं कर पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप नहीं कर पाएगा। अब इसमें अब दोबारा वापस आते हैं कि हम इसकी क्या बात करें। देखिए आपके पास क्या है? 2s2 2p2, कार्बन की बात करो, है ना। तो 2s2 2p2 कैसे बन जाएगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो क्यों आती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चले जाता है? यहां, है ना। इस वजह से कार्बन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। अब जब हम लेड की बात करें तो लेड में ये इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा पड़ रहा है। जेड इफेक्टिव क्यों ज्यादा पड़ रहा है? क्योंकि इसमें 4f और 5d आ गए जिनकी शील्डिंग पुअर है, और उनके रिस्पेक्ट में हमने जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में ऐड किए उसकी वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर गया। तो यहां पर क्या हुआ कि 6s2 इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता, विच मींस दिस इज यूजिंग ओनली 6p2,
और अगर 6p2 यूज कर रहा है, अगर ये 6p2 यूज कर रहा है विच मींस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है और 2 ही इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी pp2 प्लस। बात समझ आती कि नहीं आती? अब 6s2 इसको हम बोलते क्या है, ये हमने पढ़ा था, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स और दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इनर्ट हो गए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इनर्ट, ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, तो इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए था लेकिन अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो इनर्ट हो गए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और उसको क्या बोलते हैं हम, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, क्या बोलते हैं उसको, इनर्ट पेयर इफेक्ट। दीस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ऑक्सीडेशन स्टेट और रिएक्शन। ये बात समझ आती कि नहीं आती? ठीक है, और ये होता क्यों है, 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और 4f इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस इफेक्ट को हम बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि 4f पहली सबसे पहली बार किसमें आता है, लैंथेनॉइड्स में, तो इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बात समझिएगा कि आपकी जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो कार्बन से लेकर 10 तक जाने पे, कार्बन से लेकर 10 तक जाने पे ऑक्सीडेशन स्टेट इज फ्रॉम +4 टू रिमेंस +4, लेकिन लेड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। क्या हो जाती है, +2, क्यों, क्योंकि उसमें 4f इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 4f इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से क्या होगा कि शील्डिंग पोर हो जाएगी, और अगर शील्डिंग पोर होती है तो z इफेक्टिव तो ऑटोमेटिकली उतना ही इंक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपने उतने बढ़ा है, लेकिन शील्डिंग पोर हो गई। अब शील्डिंग पोर हो गई तो इस पे z इफेक्टिव, 6s2 पे z इफेक्टिव व्हिच मींस 6s2 पे होल्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा, और अगर 6s2 पे होल्ड बहुत ज्यादा हो गया तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया बेटा तो फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +2, जो आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे। इसी वजह से इस इफेक्ट को बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। और होता होता क्यों है ये, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, है ना। तो इस बात को समझिएगा। अब यहां पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और क्वेश्चन को समझिएगा कि PbI4 does not exist. Question is PbI4 does not exist. ठीक है ना, why? ठीक है, does not exist. ये पूछ लेते कभी क्वेश्चन। अब क्यों does not exist करता है, इसको समझने की कोशिश करेगा कि यहां पर लेड क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना, और ये अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं, अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, विच मींस लेड खुद को रिड्यूस करना चाहेगा और किस में जाना चाहेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। लेड खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, +2, तो लेड +4 से +2 में जाएगा। दिस रिएक्शन इज रिडक्शन, रिड्यूस हो रहे हैं, है ना, खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस, ठीक है। अगर खुद को रिड्यूस करेगा तो किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये क्या करता है, I- को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज, उसको कन्वर्ट कर देता है I2 में, है ना, I2 में। और क्योंकि Pb2+ बना तो जो फाइनल रिजल्ट बचता है, जो फाइनल रिजल्ट आपके पास बचता है वो बचता है कि PbI2 प्लस I2, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ऐसा क्यों फाइनल रिजल्ट बचा, क्योंकि I तो हमारे पास अभी 4 थे ना, हमने तो यहां पर 2 ही यूज किए, ठीक है ना, तो उसने क्या किया, खुद को रिड्यूस किया, इसको ऑक्सीडाइज किया और बना दिया PbI2 प्लस I2। तो क्वेश्चन कभी पूछ जाएगा PbI4 डज नॉट एक्सिस्ट, तो आंसर क्या होगा, बिकॉज लेड Pb+4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या करता है, I- ऑक्सीडाइज करके I2 में भेजता है, खुद को रिड्यूस करता है और क्या बना देता है, PbI2 प्लस I2। ये बात याद रहेगी, ये बात याद रहेगी बेटा सबको, ठीक है। चलो, ये हो गया आपकी बात ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने बात करी, ठीक है। तो हमने साइज के बारे में बात करी है, ऑक्सीडेशन साइज के बारे में बात करी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करी, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, और हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करी, है ना। अब केमिकल रिएक्टिविटी पे आते हैं, सबकी केमिकल रिएक्टिविटी पे आते हैं, ठीक है ना। केमिकल रिएक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी हम देखेंगे पहले, केमिकल रिएक्टिविटी में हम पहला रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, पहला रिएक्शन देखेंगे कि रिएक्शन विद वाटर कैसे होता है ना। अब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते,
ये सब वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। जब हम टिन की बात करें तो टिन रिएक्ट करेगा लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, विच मीन्स वाटर शुड बी एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, वाटर शुड बी एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है SnO2 प्लस H2 गैस, ठीक है। क्या बनाता है? SnO2 प्लस H2 गैस। अब SnO2 क्यों बनाया? ध्यान रखो, मैंने क्या बोला था कि Sn की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +4, है ना। तो अगर वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या बनाएगा? SnO2 बनाएगा। और साथ में देखो, अब ध्यान से समझना, इस रिएक्शन में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। आपके पास Sn है, आपके पास HOH है, ठीक है। अब Sn खुद को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। तो किसी ना किसी को रिड्यूस करना पड़ेगा, ये तो बात क्लियर है। अगर Sn खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो किसी ना किसी को रिड्यूस करेगा। अब रिड्यूस करने के लिए इसके पास क्या ऑप्शन है? ध्यान से देखो, ऑक्सीजन को तो रिड्यूस कर नहीं सकता, बिकॉज ऑक्सीजन इज लाइंग इन इट्स लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हिच मींस यहां पर ये रिड्यूस किसको करेगा? हाइड्रोजन को। और अगर हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा तो ये बनाएगा अपने ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला O2 और साथ में हाइड्रोजन रिड्यूस करके H2 बना देगा, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना है कि Sn क्या करता है? खुद को ऑक्सीडाइज और हाइड्रोजन को रिड्यूस, और इस वजह से बनाता है SnO2। एंड अगेन, लेड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग चढ़ जाती है। मतलब इनिशियली रिएक्ट करेगा, लेकिन जब ये रिएक्ट करेगा तो एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाएगा PbO2 का और PbO का, और जो PbO का कॉम्प्लेक्स है वो अनरिएक्टिव होता है। तो क्या करता है? उसके ऊपर लेयरिंग बन जाती है PbO की सरफेस पे। मान लीजिए आपके पास ये PbO है, Pb है, तो इसके ऊपर क्या होगा? एक लेयरिंग बन जाएगी, है ना। इस तरह से लेयरिंग बन जाएगी आप इसके ऊपर, है ना। इस तरह से लेयरिंग बन जाएगी और इस लेयरिंग की वजह से ये आगे रिएक्ट नहीं करेगा, तो रिएक्शन होता है बट कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता। इस वजह से हम बोलते हैं कि इसका रिएक्शन नहीं हो रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इनर्ट लेयर, है ना। इनर्ट या केमिकल पैसिविटी, उस टर्म का नाम दिया हमने कि केमिकली पैसिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है ना। तो ये हो गई कुछ रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद हेलोजन की बात करते हैं। रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजन के साथ रिएक्शन नॉर्मल है, ठीक है। आपके पास कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। अब ये बात समझना जरूरी है कि वो कॉम्प्लेक्स क्या बनाते हैं, या तो वो MX2 बनाएंगे या तो वो MX4 बनाएंगे। यही दो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, MX2 एंड MX4। इसके अलावा कोई और कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। MX2 वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। कौन कौन से? PB इज इन +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो प्रेफर्ड चॉइस उसकी क्या रहेगी? MX2 कॉम्प्लेक्स बनाने की। और बाकी सब इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4, तो ये +4 वाला बनाएंगे, है ना। तो बस ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, रिस्पेक्टिव हैलाइड्स बनाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है। इसकी +2 है, लेड की +2 होती है तो वो +2 वाला बनाता है, और अगर बाकी सबकी देखिए तो उसकी +4 होती है तो +4 वाला बनाता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और एक चीज ध्यान रखना है यहां पर कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल कराया, वो था PbI2 वाला, PbI4 वाला, है ना। तो इसका एग्जांपल का आपको ध्यान रखना है कि इसमें कैसे बिहेवियर आता है, ठीक है। रिएक्शन विद हेलोजन होगी। लास्ट बात करें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, इसी में बात करते हैं हम आखिरी में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करेंगे तो अब आप ध्यान से देखिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब आप अपनी से ज्यादा, जितने आपके पास नंबर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उससे ज्यादा आप बाइंडिंग कर रहे हैं। मतलब कैसे? देखिए, जैसे आपके पास है SiF6 2-, ठीक है। सिलिकॉन अपने पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकता है ना, और 4 बाइंड कर सकता है क्योंकि उसका 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन अपने से ज्यादा बाइंड कर रहा है, ठीक है। क्या यही चीज मैं CF6 लिख सकता हूं? क्या मैं यही लिख सकता हूं? अब इसको समझने के लिए आपको उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझनी पड़ेगी। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं। पहले आते हैं हम SiF6 के लिए। मैं SiF6 लिखता हूं तो इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक है 3s2 3p2, ठीक है ना। अब जब मैं इसको एक्साइट करूंगा तो एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? इसको इस तरह से बना लेते हैं, है ना।
अब हमें ये पता है कि थर्ड शेल में डी भी होता है, तो यहां पर डी भी प्रेजेंट होगा, है ना, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, डी, आपके पास डी भी प्रेजेंट है। अब ध्यान समझिएगा इस चीज को कि पांच इसके साथ तो फ्लोरीन बाइंड करके उसने न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है, फ्लोरीन 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 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन बाइंड करके, लेकिन यहां पर आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इसमें डोनेट करेगा एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जब वो डोनेट करेगा तो F माइनस की तरह आएगा, और अगर दो फ्लोरीन F माइनस की तरह आएंगे तो क्या करेंगे, 2 माइनस चार्ज लाएंगे और साथ में क्या बना देंगे, SiF6, क्या बना देंगे साथ में, SiF6। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके पास 2s2 2p2 है, ठीक है। अब इसकी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस की वजह से ये क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स या इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स 6 लिगेंड को अपने आसपास लगा पा रहा है। लेकिन जब हम कार्बन की बात करते हैं, CF6 2 माइनस की बात करते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा कि आपके पास है 2s2 एंड 2p2 इस तरह से, तो हमने 2s और 2p लिखा, ठीक है। अब हमें पता है कि सेकेंड शेल में हमारे पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते, और d ऑर्बिटल्स नहीं होते विच मींस इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है, और अगर एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है तो फ्लोरीन कहीं डोनेट नहीं कर सकता, और फ्लोरीन डोनेट नहीं कर सकता तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सिलिकॉन तो ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है बिकॉज ऑफ द एम्प्टी d ऑर्बिटल्स, बट कार्बन cannot form this complex because it does not have empty d orbitals। तो इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखनी है कि कार्बन does not form this complex because it does not have empty d orbitals, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कौन कर सकता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इसके नीचे वाले सारे कर सकते हैं, मतलब जैसे आपके पास हो गया कौन कौन, सिलिकॉन के बाद है जर्मेनियम, अब उसमें जब सिलिकॉन में d ऑर्बिटल है तो जर्मेनियम में भी होगा, जर्मेनियम के बाद आपके पास होता है टिन, जब जर्मेनियम और सिलिकॉन में तो टिन में भी होगा, और उसका क्या होता है लेड। तो ये सारे के सारे डाउन द ग्रुप जाने पे सिलिकॉन से लेड तक सब के सब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन कार्बन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं है, और इस वजह से वो 6 लिगेंड नहीं लगा पाएगा, वो 4 ही लिगेंड लगा सकता है जो नॉर्मल उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। ये होगी बेटा बात आपके इसमें केमिकल रिएक्टिविटी की। अब बात करते हैं इसके एलोट्रोप्स के बारे में, है ना, कंपाउंड्स इस कार्बन से रिलेटेड, है ना। तो एलोट्रोप्स के बारे में बात करते हैं हम। तो एलोट्रोप्स के बारे में जब हम बात करेंगे, ठीक है, एलोट्रोप्स के बारे में जब बात करेंगे तो इसमें एलोट्रोप्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला एलोट्रोप है आपके पास नॉन क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस, या फिर क्या है, एमॉर्फस। पहला है आपके पास एमॉर्फस फॉर्म में जो प्रेजेंट रहते हैं, और दूसरा है आपके पास जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। दो फॉर्म से प्रेजेंट रहते हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, ठीक है, दो फॉर्म्स में ये चीज प्रेजेंट है, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। जब एमॉर्फस की बात करें तो एमॉर्फस में आपके पास आते हैं, ठीक है, एमॉर्फस में आते हैं आपके पास कोल। अब कोल क्या है, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई भी चीज अगर आपकी कंप्रेस करते, कार्बन को कंप्रेस करे, कार्बन के मटेरियल्स को, कंपाउंड्स को अगर ओवर द पीरियड में कंप्रेस करें तो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ द नेचुरल प्रेशर ऑफ द अर्थ द एनीथिंग कंटेनिंग कार्बन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कोल, अगर नेचुरल प्रेशर से कन्वर्ट हो, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट होता है आपके पास चारकोल, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, चारकोल। अब चारकोल कैसे बनता है ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। चारकोल इज, हम इसको बनाते हैं, कोल नेचुरली बना है, चारकोल को हम बनाते हैं कि ड्राई डिस्टिलेशन करें जब हम किसी भी चीज कंपाउंड का, तो ड्राई डिस्टिलेशन की वजह से क्या बनता है, चारकोल बनता है। ड्राई डिस्टिलेशन की वजह से क्या बनता है, चारकोल। नेक्स्ट आपके पास लैम्प ब्लैक। अब लैम्प ब्लैक क्या है, आपने दिया जलते हुए देखा है ना, आपने दिया जलते हुए देखा होगा, ठीक है, आपने वो लालटेन जलती हुई देखी होगी, बड़ी बड़ी लालटेन होती हैं, वो दिया और लालटेन जब जलता है तो आपने देखा होगा कि जब आप दिया और लालटेन रखते हो तो ऊपर जहां पर वो है वहां पर काला काला जम जाता है, जमता है कि नहीं जमता है ना। और जब वो काला जमता है तो वही लैम्प ब्लैक है। बेसिकली लैम्प, व्हाट इज लैम्प ब्लैक, कि जो आप उस बर्न कर रहे हो ना उस ऑयल को, उससे जो फ्लेम्स निकल रही है ना, सूटी फ्लेम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्प ब्लैक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लैम्प, और उसकी वजह से जो ब्लैक जनरेट हो रहा है वो क्या है, लैम्प ब्लैक है,
ठीक है, दिस इज द सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सा है? लैम्प ब्लैक। आप खुद ही देखोगे जब उसको टच करते हो तो बहुत ही सॉफ्ट रहता है। दिस इज सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, लैम्प ब्लैक। एंड नेक्स्ट आता है क्लास बोन चार। तो जो भी चारकोल बोन से बना हो, जो भी चारकोल बोन से बना हो उसको क्या बोलते हैं हम? बोन चार। उसको क्या बोलते हैं हम? बोन चार, है ना। तो एमॉर्फस फॉर्म में कौन कौन से आते हैं? कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक, बोन चार। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपके पास आते हैं, यहां पर आपके पास आएगा डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन्स। ठीक है, तो आपके पास डायमंड में आता है, क्रिस्टलाइन में आता है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स, और एमॉर्फस में आता है कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक एंड बोन चार। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आ रही है। एलोट्रोप्स कौन कौन से रखे हैं? एमॉर्फस, कोल, चारकोल। एमॉर्फस मतलब, अब एमॉर्फस का मतलब समझिए कि कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे ना, आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कार्बन का ही मॉलिक्यूल मिलेगा, लेकिन आपको उसका शेप अलग मिलेगा, कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन जब आप क्रिस्टलाइन फॉर्म में जाते हो तो इनका स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं, जिसका भी स्पेसिफिक अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म, और जिसका स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होता उसको हम बोलते हैं अमॉर्फस फॉर्म। और इस तरीके से हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन के डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन्स के बारे में। दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए दिस इज द सॉफ्टेस्ट फॉर्म, दिस इज फॉर्म फ्रॉम बोन। ये नॉर्मल प्रेशर, नेचुरल प्रेशर से बनता है, और ये डायरेक्ट डिस्टिलेशन से बनता है। मेजरली आपसे पूछा जाता है डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन्स के बारे में, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे आपसे, है ना। तो एलोट्रोप्स आपको पता होना चाहिए और किस तरह से बिहेव करते हैं वो भी आपको पता होना। तो बच्चों अब हम करते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है हमारा, क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है हमारे कार्बन फैमिली की, उसमें जो हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो पहला चीज पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। पहला था हमारे पास ग्रेफाइट, है ना, पहला था हमारे पास ग्रेफाइट। ठीक है, हमारे पास था पहला ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे तो इट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। पहली चीज जो है इसकी वो क्या है? इट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट क्या है? इट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता, लेयर्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर करता है एग्जिस्ट, तो इट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकंड, इसमें जो कार्बन है, ठीक है, इसमें जो कार्बन है, ग्रेफाइट का जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो एक जो चीज आपको पता चली कि इट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, दूसरी चीज आपको पता चली इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तीसरा है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से कार्बन की एक वैलेंसी खारिज हो जाती है ना। कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो जाती है? खारिज हो जाती है। जो कार्बन की वैलेंसी खारिज हो जाती है वो उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और उसी की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से ही, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से क्या कर पाता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। एंड फोर्थ, ठीक है, इसमें अब एक चीज समझिएगा, इसमें आपके पास देखिए लेयर स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, और तीसरी चीज है कि क्योंकि लेयर स्ट्रक्चर है तो सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। इस वजह से इसको हम कभी कभी लुब्रिकेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी है, इस वजह से हम किसमें यूज कर सकते हैं इसको? लुब्रिकेंट्स में। बट स्पेसिफिकली एक चीज याद रखिएगा, लुब्रिकेंट्स में हम तभी इसको यूज कर सकते हैं जहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस ना हो। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो ग्रेफाइट में कार्बन है, और कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि ग्रेफाइट लेयर्ड फॉर्म में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक वैलेंसी खाली है उसकी, और तीसरी चीज सॉफ्ट एंड स्लिपरी है, इस वजह से लुब्रिकेंट्स में यूज किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड फोर्थ हो गया। फिफ्थ हमारे पास आएगा, इसमें होता है डैंगलिंग बॉन्ड। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि डैंगलिंग बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो इसमें प्रेजेंट होता है डैंगलिंग बॉन्ड। अब डैंगलिंग बॉन्ड क्या है? जब आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अगर वो ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? 3 कार्बन, विच मींस एक उसका कार्बन खाली छूट गया। ये खाली को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, या ब्लैक से बना देता खाली को, है ना। एक कार्बन, उसका एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका खाली छूट गया। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो खाली छूटता है, जो बॉन्ड नहीं बनाता, उसको हम क्या बोलते हैं? डैंगलिंग बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं हम? डैंगलिंग बॉन्ड। जिसमें कैपेसिटी तो है बॉन्ड बनाने की, लेकिन उसने इस स्ट्रक्चर में या इस क्रिस्टलाइन फॉर्म में उसने बॉन्ड नहीं बनाया। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से, अब देखिए, क्योंकि इसके पास
ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, ये तीन बॉन्ड है आपके पास, तो आपका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज। और जो आपका लास्ट बॉन्ड है वो बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट, लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और क्योंकि वो बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसको क्या बोलते हैं हम, डैंगलिंग बॉन्ड। वो बॉन्ड बना सकता है लेकिन इस फॉर्म में उसने बॉन्ड नहीं बनाया, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, और therefore it can be used as lubricants but in absence of oxygen। and fifth point है, उसमें क्या होता है, डैंगलिंग बॉन्ड होता है, ठीक है। एक ग्रेफाइट्स का पार्ट हो गया। नेक्स्ट इसमें आता है डायमंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास इसमें डायमंड, डायमंड के बारे में बात करेंगे, सेकेंड है डायमंड, ठीक है ना। तो डायमंड के बारे में बात करेंगे हम, तो डायमंड में है, अब जैसे उसका लेयर स्ट्रक्चर है, जैसे ग्रेफाइट का लेयर स्ट्रक्चर है, इसमें होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जैसे उसमें लेयर स्ट्रक्चर, इसमें कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपके पास प्रेजेंट है। सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, वेरी हार्ड, बहुत हार्ड है, ठीक है ना। तो बहुत हार्ड सब्सटेंस, ये तो आपको सबसे पता ही है। और तीसरा चीज, इसमें जो आपका शाइन दिखती है ना, जो आप डायमंड की एक्चुअल पहचान दिखाते हो ना, वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से इसमें शाइन दिखती है, तो ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। और पांचवी चीज, जैसे हमने उसमें बात करी थी, इसमें भी डैंगलिंग बॉन्ड होता है, इसमें भी क्या होता है, डैंगलिंग बॉन्ड। अब इसमें कैसे डैंगलिंग बॉन्ड, इसमें तो सर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब बात को ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए आपके पास डायमंड है, ठीक है ना, आपके पास एक डायमंड है, डायमंड कुछ इस तरह से है, ये आपको जनरली ऐसा डायमंड दिखता है आपको हर जगह पे, है ना। तो डायमंड आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब इस डायमंड में आपके पास जो एज पे कार्बन होगा, जो एज पे कार्बन होगा, उसने इनसाइड पे तो बॉन्ड बना रखा होगा, है ना। इनसाइड पे तो बॉन्ड बना रखा, चाहे एक बना रखा, चाहे दो बना रखा, चाहे तीन बना रखा, लेकिन आउटसाइड हाफ में उसने बॉन्ड नहीं बना रखा। क्यों, क्योंकि टेट्रा स्ट्रक्चर तो कुछ इसी तरह से होता है ना बेटा, टेट्रा स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, है ना। तो उसने क्या किया, इनसाइड हाफ में तो बॉन्ड बना रखा है, बट एज वाले कार्बन ने आउटसाइड हाफ में कोई बॉन्ड नहीं बना रखा। और अगर आउटसाइड हाफ में कोई बॉन्ड नहीं है, व्हिच मींस दिस इज अ फ्री बॉन्ड, और अगर फ्री बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते हैं हम, डैंगलिंग बॉन्ड। तो डायमंड में भी डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये चीज याद रखिएगा कि डायमंड में जो डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो एजेस पे प्रेजेंट होता है, ग्रेफाइट में तो ओवरऑल प्रेजेंट है, बट डायमंड में जो डैंगलिंग बॉन्ड प्रेजेंट है वो किस पे प्रेजेंट है, एजेस पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास फुलरिंग्स, थर्ड आपके पास फुलरिंग्स, ठीक है, फुलरिंग्स। अब फुलरिंग्स कैसे बनता है, फुलरिंग्स बनने का तरीका क्या है कि ग्रेफाइट को जब आप हीट करते हो इलेक्ट्रिक आर्क में इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस, ठीक है, तो ग्रेफाइट को आप हीट कीजिए किसमें, इलेक्ट्रिक आर्क में, ग्रेफाइट को आप हीट कीजिए इलेक्ट्रिक आर्क में इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस की प्रेजेंस में, ठीक है। ग्रेफाइट को हीट कीजिए इलेक्ट्रिक आर्क में इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, फुलरिंग मिलता है। आपको क्या मिलता है, फुलरिंग मिलता है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट को हीट करने पे इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में आपको क्या मिलता है, फुलरिंग मिलता है, ठीक है। इनर्ट गैस होना चाहिए, इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर होना चाहिए। इसका वन ऑफ द फेमस एग्जांपल्स है C60, ठीक है, C60, इसको बोलते हैं हम बकीबॉल या बकमिंस्टर फुलरिंग, बकीबॉल या फिर बकमिंस्टर फुलरिंग, है ना, बकमिंस्टर फुलरिंग, ठीक है ना। तो बकीबॉल या बकमिंस्टर फुलरिंग्स का नाम है। अब इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि आपसे इस तरह से पूछ लेंगे कि इसमें कितनी रिंग्स हैं, तो इसमें 26 मेंबर रिंग्स होती हैं और 12 5 मेंबर रिंग्स होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेटा कि कितनी 6 मेंबर रिंग्स हैं और कितनी
5 मेंबर्ड रिंग्स है, 12 5 मेंबर्ड रिंग्स है। इस चीज का ध्यान रखना, 26 मेंबर्ड रिंग्स है एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग्स है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बकमिंस्टर फुल रिंग। इसमें आपके पास कार्बन कितने हैं, जस्ट जितना आपने C60 के नीचे लिख दिया, जैसे C60 लिखा तो 60 कार्बन, C72 लिखा 72 कार्बन, ठीक है। फुल रिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक आर्क इनर्ट गैस में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, फुल रिंग मिलेगा, ठीक है। C60 वन ऑफ द फेमस फुल रिंग्स है, इसको हम बकीबॉल या बकमिंस्टर फुल रिंग भी बोलते हैं। इसमें 26 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं और 12 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, है ना। इस चीज का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके कंपाउंड्स में, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कार्बन के जो कंपाउंड्स उनके बारे में बात करते हैं। पहला कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में जो हम बात करेंगे वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड पहला, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। पहली चीज हम बात करेंगे प्रिपरेशन के बारे में, प्रिपेयर कैसे किया जाता है। प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 कार्बन प्लस O2 गैस व्हेन हीटेड गिव्स अस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। तो कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं हमें क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है हमें, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, COH, ठीक है। आपने एसिड यूज किया, साथ में आपने इसको डाला, एक हाई टेंपरेचर पे हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। आईआईटी का क्वेश्चन है ये, आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी में एक बार आया है कि आपसे HCOH डाला है, हीट किया कंसंट्रेटेड H2SO4 में, तो क्या बनेगा। अब ध्यान से रखिए कि H2SO4 की जब हम बात करते हैं तो H2SO4 के 3 बिहेवियर्स हैं और तीनों बिहेवियर आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। पहला बिहेवियर, अगर H2SO4 मैंने लिया डाइल्यूट, H2SO4 लिया मैंने डाइल्यूट, अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 लेता हूं तो इट बिहेव्स एज एन एसिड। कैसे बिहेव करेगा, एसिड, व्हिच मींस H+ देगा, ठीक है। वहीं पर अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 लेता हूं तो इट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और अगर वहीं पर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 लूं लेकिन जो मैंने जहां पर रिएक्टेंट लिया है उसमें पानी प्रेजेंट हो, उसमें क्या प्रेजेंट हो, पानी, वाटर प्रेजेंट हो, वाटर का अमाउंट प्रेजेंट हो, तो वो कैसे बिहेव कर सकता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो H2SO4 के 3 है, एक डाइल्यूट में एसिड की तरह, कंसंट्रेटेड में ऑक्सीडाइजिंग की तरह, और कंसंट्रेटेड में अगर वाटर प्रेजेंट है तो डिहाइड्रेटिंग की तरह। अब यहां पर ध्यान से देखिए तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है कि नहीं है, 2 H है, एक ऑक्सीजन है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने के बाद होगा क्या कि वो वाटर मॉलिक्यूल को खा लेगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल खाएगा यहां पर आपके पास बचेगा CO गैस प्लस साथ में H2, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगी, CO गैस मिल जाएगी, है ना। आपको क्या मिल जाएगी, CO गैस मिल जाएगी। तो इस चीज को आपको देखना है कि HCOH को जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 में हीट करते हो तो आपको मिलता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और साथ में क्या मिलता है, पानी मिलता है, साथ में क्या मिलता है, पानी। इसके अलावा कई जगह और तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना, वो देखते हैं हम। तो करेंगे कैसे, हमारे पास एक टनल होगी, ठीक है ना, उस टनल में हमने चारकोल रखा होगा यहां पर, ठीक है, और उस चारकोल के थ्रू हम स्टीम पास कर रहे हैं। उस चारकोल के थ्रू हम क्या पास करोगे, स्टीम। तो कार्बन का कंपाउंड रखा है, कोक रखा है, चारकोल रखा है, कार्बन का कंपाउंड, और इसके थ्रू हम क्या पास कर रहे हैं, स्टीम, ठीक है। हम क्या पास कर रहे हैं, स्टीम। जब स्टीम पास करते हैं तो कार्बन स्टीम से रिएक्ट करके बना देता है CO प्लस H2, दोनों गैसेस CO प्लस H2, ठीक है। तो कार्बन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा या स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा CO प्लस H2, और इसको बोलते हैं हम वाटर गैस, इसको बोलते हैं हम वाटर गैस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम वाटर गैस, ठीक है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास कि कार्बन का रिएक्शन अगर O2 और N2 मतलब एयर से हो, दिस विल कंपोज एयर, ठीक है ना। तो अगर कार्बन का रिएक्शन एयर से हो तो इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2, और जब ये बनता है तो इसको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर गैस, इसको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर गैस, बोलते हैं हम प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि प्रिपरेशन जब आप बात करें, प्रिपरेशन में आपके पास कार्बन का रिएक्शन H2O से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस मिलती है। फिर कार्बन का रिएक्शन अगर आपके पास एयर से हो तो आपको मिलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड पर N2, दोनों का नाम, एक का नाम वाटर गैस, एक का नाम प्रोड्यूसर गैस। बोथ दीज गैसेस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स, फ्यूल की फॉर्म में इनको यूज किया जा सकता है,
ठीक है ना, फ्यूल की फॉर्म में इनको यूज किया जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि दीज कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स, इनको फ्यूल की फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। वाटर गैस क्या है, जब पानी से रिएक्ट करे तो वाटर गैस, और जब एयर से रिएक्ट करे तो प्रोड्यूसर गैस। ये बात याद रहेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रिपरेशन। इस तरह से आप कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के नेचर पे आए तो नेचर की बात करते हैं, ठीक है। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड को देखोगे आप, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में CO, अगर आप देखना चाहें तो कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, which means it can go to a higher level। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा सकता है वो जा सकता है, वो बना सकता है CO2, वो बना सकता है CO2, which means ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +4। यहां से यहां जाने में ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहां से यहां जाने में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। अगर ये यहां से यहां जाने में ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या है, बोल सकता हूं कि इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है, व्हिच मींस ये दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा होगा। दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस। व्हिच मींस अगर मैंने Fe2O3 यूज किया और उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या करेगा, Fe को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये बनाता है Fe प्लस CO2, ये बनाता है Fe प्लस CO2, व्हिच मींस खुद को ऑक्सीडाइज किया और दूसरे को क्या किया, रिड्यूस, और ये इस फॉर्म में इसकी गैस रिड्यूस हो, ठीक है ना। वैसे अगेन अगर आप यूज करें ZnO प्लस CO, ये अगेन इसको रिड्यूस करेगा, बनाएगा Zn प्लस CO। इस तरह से ये रिडक्शन करता है। ये मेटल को ऑक्साइड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो CO इज अ गुड oxidizing reducing agent। CO is a good reducing agent। तो this CO will behave as reducing agent। कैसा नेचर होगा इसका, reducing nature, है ना, ऐसा नेचर होगा, reducing nature। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करी, अब बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, अब कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात करेंगे तो कार्बन रिएक्शन सिंपल चीज है, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा CO2, ठीक है ना, सिंपल रिएक्शन, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन नहीं। अगेन नेक्स्ट CH4 का हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन O2 के साथ तो क्या बनाता है, CO2 प्लस H2। जनरल रिएक्शन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन नहीं है, ठीक है। बट अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिएक्शन आता है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ। ये रिएक्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैसा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। दिस इज अ सॉल्ट, दिस इज एन एसिड। मैंने आपको एक रिएक्शन बताया था कि जब भी सॉल्ट और एसिड रिएक्ट करें तो सॉल्ट और एसिड ही बनाते हैं। द ओनली कंडीशन इज कि इनिशियल जो रिएक्टेंट साइड पे सॉल्ट एसिड है उससे वीकर सॉल्ट बनना चाहिए, वीकर एसिड बनना चाहिए, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आपका सॉल्ट और एसिड रिएक्ट करें तो सॉल्ट और एसिड ही बनाएंगे, लेकिन जो एसिड बन रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो वीक एसिड होना चाहिए। क्योंकि कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं बनता। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन सकता है, बट एक नॉर्मल एसिड से स्ट्रॉन्ग, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं बन सकता। अब यहां बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2CO3, ये बना, है ना, ये बना। अब ध्यान से देखिए, HCl इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2CO3, बिल्कुल सही बात है। तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड फॉरवर्ड कर सकती है। तो आपके सॉल्ट ने एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाया, सॉल्ट एंड एसिड। बात याद रहेगी, मतलब क्या हुआ, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ एनायंस और कैटायंस हुआ है, और कुछ नहीं हुआ। एक्सचेंज कर दिया आपने एनायंस का या एक्सचेंज कर दिया आपने कैटायंस का, किसी एक चीज पे आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज का एक चीज का एक्सचेंज हो गया। अब जब ये H2CO3 की हम बात करते हैं तो ये स्टेबल फॉर्म नहीं है, ये स्टेबल नहीं रहता। तो क्या करता है, ये डिकम्पोज करता है और डिकम्पोज करके बनाता है H2O प्लस CO2। क्या बनाता है, डिकम्पोज करके H2O प्लस CO2, है ना, डिकम्पोज करके बनाता है H2O प्लस CO2, और CO2 बन गया, व्हिच मींस आपको क्या मिल गया, आपको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन करनी थी, आपको क्या मिल गया, CO2 गैस मिल गया। तो प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल रिएक्शन, मीथेन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोकार्बन रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ CO2। लेकिन जब आप इसकी बात करते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो बनाता है कैल्शियम क्लोराइड, साथ में एक एसिड बनाता है H2CO3। ये जब डिकम्पोज करता है तो क्या बनाता है, H2O प्लस CO, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हमने दो ऑक्साइड्स की बात करी कार्बन के, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। एक बार हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम दोनों इसकी बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड है? न्यूट्रल ऑक्साइड। और ये कैसा ऑक्साइड है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि नॉन मेटल से बना है। किससे बना है? नॉन मेटल से बना है, तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ एसिडिक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ एसिडिक ऑक्साइड। आप इन दोनों को चीज को ध्यान में रखें। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड बता दीजिए, न्यूट्रल ऑक्साइड स्पेसिफिकली बता दीजिए। न्यूट्रल ऑक्साइड याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, सेकेंड, कलरलेस एंड ओडरलेस, दोनों ही है। ठीक है, ये भी कलरलेस एंड ओडरलेस। कलरलेस एंड ओडरलेस, ये भी सही। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, थी स्पीसीज। कार्बन मोनोऑक्साइड अभी हमने पढ़ा था। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। किसमें है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन लगा हुआ, उसने 2-4 बॉन्ड बना रखे, उसको तोड़ना मुश्किल है। तो क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो बिहेव तो ये कैसे करेगा? अगर कोई भी चीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो देन इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी स्टेबल बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स, देयरफॉर इट नीदर बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, neither as oxidizing agent nor as reducing agent। ठीक है, neither as oxidizing agent and nor as reducing agent, दोनों की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, कर सकता है लेकिन सिर्फ किसकी तरह बिहेव कर सकता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट इसलिए नहीं करता क्योंकि अपनी फॉर्म में बहुत ज्यादा स्टेबल है। और अगर कोई भी चीज अपनी फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होती है तो वो अपने आप को रिड्यूस या ऑक्सीडाइज करने की, वो कहती है कि मैं इसी फॉर्म में स्टेबल हूं, मैं ना ही रिड्यूस करना चाहूंगी ना ही ऑक्सीडाइज करना चाहूंगी। देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। एंड तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड जब कन्वर्जन होता है, जब इसको हम फ्लेम में हीट करते हैं, तो इसमें ब्लू कलर की फ्लेम आती है। कैसी फ्लेम आती है? ब्लू कलर की। तो अगर मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड को हीट किया या बर्न किया तो उसकी फ्लेम कैसे आएगी? ब्लू कलर की फ्लेम आएगी एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू CO। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू CO। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में एक जनरल बात करते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी पॉइजनस। ठीक है ना, पॉइजनस क्यों है? अब आपको पता है कि जब आप ब्लड में जाते हैं तो ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और इसी की वजह से हमारा सिस्टम चलता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हेल्प्स अस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम और बाकी सब चीजों में सप्लाई करती है। लेकिन जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन इज मोर, ज्यादा अच्छे से बाइंड करता है। उसका कॉम्प्लेक्सिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है तो वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ नहीं लगने देता। और अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ नहीं लगेगा तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिलेगा, और अगर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिला तो इन एनी विच केस हमारे यहां पर डेथ हो सकती है। ठीक है ना, तो इसको समझने की जरूरत है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 300 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन, अराउंड 300 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए क्या है? पॉइजनस है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए क्या है? पॉइजनस, बिकॉज उसकी बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन क्या है? बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो वो अपने ऑक्सीजन को रिप्लेस करके खुद लग जाता है या ऑक्सीजन को लगने नहीं देता। बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम नेक्स्ट, हमारे पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में, है ना। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, SiO2 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, SiO2 के बारे में बात करते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक लास्ट है। ठीक है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का आपका जनरल स्ट्रक्चर नहीं होता। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज नथिंग लाइक दिस, इसकी तरह वो नहीं रहता। दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, है ना। दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इस तरह से वो नहीं रहता है। उसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर रहता है या 3D स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रक्चर कैसा रहता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। SiO इस तरह से रहता है। ठीक है ना, तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर रहता है उसका, है ना। आगे भी कंटिन्यू
यहाँ पर कंटिन्यू, यहाँ पर कंटिन्यू, इस तरह से आगे स्प्रेड रहता है, ठीक है। तो 3D स्ट्रक्चर रहता है उसका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। बट यहाँ पर कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, तो अगर मैं SiO2 का रिएक्शन NaOH से कराऊं, और ये रिएक्शन मैंने आपको एस ब्लॉक में भी पढ़ाया था, SiO2 का रिएक्शन अगर मैं NaOH से कराऊं तो कैसे होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि SiO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक, या मेटालॉइड से बना तो हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, बेसिकली एसिडिक ऑक्साइड। और NaOH क्या है? बेस है। तो ये एसिड है, ये बेस है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट। तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट। तो याद रखिए इस चीज को कि जब भी NaOH का रिएक्शन हो रहा है तो NaOH बेस है, जब दूसरा वाला होगा ना तो वो एसिड ही होगा, चाहे वो एसिडिक ऑक्साइड हो, चाहे वो नॉर्मल एसिड ले रखा हो, चाहे वो सॉल्ट ले रखा हो, ठीक है। तो बेसिकली फंडा ये है कि आपको ये देखना है कि यहां पर क्या है, यहां पर ये क्या है? एसिडिक ऑक्साइड, ये क्या है? NaOH। एसिडिक ऑक्साइड मतलब एसिड रिएक्ट्स विद बेस फॉर्म्स सॉल्ट, तो यहां पर सॉल्ट बन जाएगी Na2SiO2, सॉल्ट बन जाएगी Na2SiO2, O3 Na2SiO3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वही ऑक्सीडेशन कहां स्टेट कहां रहेगी? यहां पर रहेगी, ठीक है। तो जब एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस फॉर्म्स ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट बनी है वो सॉल्ट उसी ऑक्सीडेशन स्टेट की बनेगी जिसका एसिडिक ऑक्साइड है। मतलब एसिडिक ऑक्साइड अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो जो सॉल्ट बनी है वो भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की ही बनेगी, ठीक है। साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा, दैट इज एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास SiO2 है और उसका रिएक्शन HF के साथ हो रहा है, SiO2 है उसका रिएक्शन हो रहा है HF के साथ, तो यहां पर क्या बनेगा? बेसिकली HF इज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। कैसा एजेंट है? फ्लोरिनेटिंग। और अगर फ्लोरिनेटिंग एजेंट है तो ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा और खुद लग जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा SiF4, यहां बन जाएगा SiF4। तो SiF4 बन गया, साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? H2O रिलीज हो जाएगा, साथ में क्या रिलीज हो जाएगा? H2O। तो HF इज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अब इसका एक जगह काम आता है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, जो हम एपैरेटस जो होते हैं हमारे लैब्स में जो हम यूज करते हैं, वो बोरोसिलिकेट्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? बोरोसिलिकेट्स के। सिलिकेट्स मतलब SiO2, बेसिकली सिलिकेट्स मतलब SiO2। अब उन बोरोसिलिकेट्स को वैसे तो वो सब सारे एसिड रख सकते हैं, वो सारे के सारे एसिड रख सकते हैं, ठीक है ना, जितने पॉसिबल एसिड्स हैं, एक्सेप्ट वन, HF को नहीं रख सकते। HF को, वो एसिड को उसमें नहीं रख पाएंगे, क्योंकि HF की वजह से क्या होता है? HF की वजह से होती है एचिंग। HF की वजह से क्या होती है? एचिंग। इचिंग नहीं है, एचिंग है। एचिंग का मतलब क्या होता है कि आपने ग्लास पे वो थोड़ी बहुत कलाकारी देखी होगी कि वहां पर खुरदरा खुरदरा से डिजाइन बने होते हैं, फ्लावर फूल पत्तियां बनी होती, ठीक है ना, उसको हम एचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या डाला जाता है? HF। तो हम क्या करते हैं, हमने कोई ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर हमने वैक्स की कोटिंग लगाई और उस वैक्स की कोटिंग में डिजाइन बना दिए और फिर HF के थ्रू उसको पास कर दिया। तो वहां जहां पर वो डिजाइन बना होगा ना, वहां पर वो खुदरा खुदरा सा बन जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा? डिजाइन आ जाएंगे। तो आपने जो एचिंग की बात करें तो HF क्या होता है कि HF डिकम्पोजेस, या आप ये बोले कि वो उसको हम बोरोसिलिकेट्स में नहीं रख सकते क्योंकि उसकी वजह से क्या हो जाता है? एचिंग हो जाता है और वो जो एपैरेटस है या यूटेंसिल्स हैं वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो HF के अलावा आप सारे कोई भी एसिड रख सकते हो, कोई भी एसिड ऐसा एचिंग नहीं करेगा या उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। HF किसी भी बोरोसिलिकेट को जो आप एपैरेटस यूज कर रहे हो लैब में, सबको वो डिटोरेट कर सकता है, बोरोसिलिकेट्स वाले स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि वो एचिंग करता है। एचिंग का मतलब क्या है? वो खुरदरा कर देता है, रफ कर देता है सरफेस को, है ना। तो उस तरह से वो उस कंपाउंड को, उस यूटेंसिल को क्या करता है? वो खराब करता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये आपके पास हो गया सिलिकॉन डाइऑक्साइड, है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का आपके पास। अब लास्ट आता है आपके पास इसमें कार्बाइड्स, है ना, कार्बाइड्स के बारे में बात करते हैं। कार्बाइड्स, ठीक है, कार्बाइड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब कार्बाइड्स कैसे होंगे? अब जैसे पहला कार्बाइड मैं लिख लेता हूं CaC2, ठीक है। दूसरा कार्बाइड लिख देता हूं मैं Mg2C3, तीसरा कार्बाइड लिख देता हूं मैं Al4C3, ठीक है। ये कार्बाइड्स लिखे मैंने, है ना, BeC2, BE2C, ये आपके पास कार्बाइड्स है, ठीक है। और इन कार्बाइड्स का कैसे बनते हैं? किसी मेटल को कार्बन से रिएक्ट करो तो मेटल क्या करेगा? खुद को ऑक्सीडाइज, कार्बन क्या करेगा? रिड्यूस, और ये कार्बाइड्स बन जाएंगे। बट इनका रिएक्शन कहां इंपॉर्टेंट? इनका रिएक्शन है वाटर के साथ इंपॉर्टेंट, कि वाटर के साथ ये क्या बनाते हैं, है ना, वो देखना जरूरी है कि वाटर के साथ क्या बनाते हैं। वाटर के साथ देखते हैं क्या बनाएंगे, इसको समझिएगा ध्यान से। अब जब हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड में, ठीक है, यहां पर कैल्शियम पे चार्ज कितना होगा? ध्यान से देखो,
कैल्शियम पे चार्ज होगा 2+, कैल्शियम मैक्सिमम 2+ पे जा सकता है, विच मींस ये कार्बन पे चार्ज कितना देगा, कार्बन पे चार्ज देगा C2 2-, है ना, कार्बन पे चार्ज कितना देगा C2 2-। अब ये C2 2- है, विच मींस अगर आप H2 को तोड़ो तो H2 क्या होता है, OH- और H+, OH- और H+, है ना, इस तरह से जा सकते हैं ना कि OH में माइनस चार्ज होता है तो कैल्शियम पे चले जाएगा, H+ पॉजिटिव, कार्बन नेगेटिव, तो वो इस तरफ चले जाएगा। इसके लिए मैंने आपको एक रिएक्शन करवाया था, वो रिएक्शन इस तरह से था कि किसी भी आइड की रिएक्शन अगर पानी में डालो, किसी भी आइड को, कार्बाइड, नाइट्राइड, ठीक है, फॉस्फाइड, किसी भी आइड को अगर आप पानी में डालते हो तो बनाता है हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्राइड, है ना। तो किसी भी आइड को अगर पानी में डालो तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्राइड। अब ध्यान से देखिएगा, जब OH इधर जाएगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कितने OH लगेंगे, 2 OH लगेंगे क्योंकि 2 आपके पास 2+ है, और दूसरा क्या बनाएगा, हाइड्राइड। हाइड्राइड कैसा बनेगा, C2H2, क्या बनेगा, C2H2, ठीक है। तो ये जो C2H2 है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, ये देख लीजिए, कुछ इस तरह से, कहीं ना कहीं तो पढ़ा है ना ये स्ट्रक्चर, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ये स्ट्रक्चर, है ना। तो C2H2 बनेगा, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी सबको करने की कोशिश करते हैं, है ना, बाकी सबको इसी तरह से कोशिश करते हैं कि Mg2C3 है मेरे पास, Mg2C3 में पानी डालेंगे तो Mg पे चार्ज कितना होता है बेटा, 1 Mg पे चार्ज है +2, 2 Mg पे चार्ज +4, अगर 2 Mg पे चार्ज +4 है तो C3 पे चार्ज कितना होगा, -4, तो Mg, ठीक है, MgOH होल ट्वाइस प्लस C3 -4, -4 में आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, H4 आ जाएगा, ठीक है, यहां पर आ जाएगा H4, ठीक है। तो कंपाउंड कैसा होगा, C3, ये कंपाउंड कैसा होगा, इस कंपाउंड को हम देख लेते हैं। कंपाउंड होगा कुछ इस तरह से कि आपके पास C3 बॉन्ड CCH, यहां पर H और यहां पर H3, इस तरह से कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट Al4C3, अब एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3, अगर एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है तो 4 एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होगा बेटा, 4 एल्यूमिनियम पे चार्ज होगा +12, है ना। अब अगर एल्यूमिनियम पे चार्ज +12 है तो C3 पे चार्ज कितना होगा, C3 पे चार्ज हो जाएगा -12। अगर अब मैं देखूं तो इनमें मैं इक्वली बांट सकता हूं इसको, और जब इक्वली बांटूंगा तो ये हो जाएगा C-4, ईच कार्बन विल हैव C-4 चार्ज, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दोबारा से समझिएगा इसको, अगर नहीं समझ आया तो देखिए, आप देखिए एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, Al4C3 है मेरे पास, Al4C3, तो आप देखिए एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, एल्यूमिनियम पे चार्ज है +3, तो एल्यूमिनियम पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +12। इसी के इक्विवेलेंट कार्बन पे चार्ज होगा, कार्बन पे चार्ज कितना हो जाएगा, कार्बन पे चार्ज होगा -12। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूं 3C-4, लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, तो इस तरह से बन सकता है। तो इसकी जगह पे लगा दो क्या, H4 लगा दो, साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लगा दो, है ना, साथ में क्या लगा दो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है Be2C, Be2C का मतलब बेरिलियम पे +2 चार्ज, अगर बेरिलियम पे +2 चार्ज है तो 2 बेरिलियम पे कितना चार्ज हो जाएगा, +4, विच मींस कार्बन पे कितना आएगा, -4, विच मींस बेरिलियम बनेगा BeOH होल ट्वाइस और कार्बन बनेगा CH4, कार्बन बनेगा CH4। तो इस तरह से कार्बाइड के हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन होते हैं, और यही रिएक्शन कंटिन्यूअसली कई बार पूछे जाते हैं पेपर में। तो इन रिएक्शन को आपको ध्यान रखना है कि अगर CaC2 है तो आपका क्या बन रहा है, अगर Mg2C3 है तो आपका कंपाउंड क्या बन रहा है, Al4C3 है तो कंपाउंड क्या बन रहा है, और Be2C है तो कंपाउंड क्या बन रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस वाला रिएक्शन ऑफ कार्बाइड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट पूछेंगे कि आउट ऑफ द फॉलोइंग किसमें मीथेन बनेगा, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये बात हुई कार्बाइड्स की। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है ना, कार्बन फैमिली में, है ना, रिएक्शंस इतने ही हैं, ठीक है। और एक दो चीजें आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप जैसे ही मैं लेक्चर खत्म करूं एनसीईआरटी बुकलेट जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना, उसमें कुछ स्मॉल पॉइंट्स होंगे जो आपको पता होने चाहिए, तो एनसीईआरटी बुकलेट्स एक बार जरूर रीड कीजिए। जैसे ही मैंने लेक्चर खत्म करूंगा सारे के सारे कार्बन फैमिली के जैसे ही लेक्चर खत्म होता है एनसीईआरटी बुकलेट जरूर रीड कीजिए। सेकंड थिंग, डू सॉल्व योर शीट्स एंड ऑल्सो पास्ट ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए साथ में, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम जितना पढ़ रहे हैं क्या वो यूजफुल है कि नहीं, ठीक है। तो इन दो चीजों का ख्याल रखिएगा कि एनसीईआरटी की बुकलेट जरूर पढ़नी है आपको और शीट जरूर सॉल्व करनी है, ठीक है ना, इन दो चीजों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।